सिर्फ नीतू। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम कवर करने वाले हैं परंपरावादी दृष्टिकोण यानी कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और आधुनिक दृष्टिकोण यानी कि मॉडर्न व्यू पॉइंट जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी वो इनके बीच में अंतर को बताऊंगी, यानी डिफरेंस जो है हमारे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो भी पहले बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ये बीए का टॉपिक है। बीए का यानी कि बीए का फर्स्ट जो आप एंट्री लोगे बीए में, जो है एडमिशन लोगे, तो वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक आएगी आपकी पॉलिटिकल की, अगर आपने पॉलिटिकल ले रखी है तो वहां पर ये चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके नेचर्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, सब कुछ हमारा चैप्टर में दिया हुआ है। और जो इसका मीनिंग क्या है, जो पॉलिटिकल साइंस है उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके विषय वस्तु क्या है, इन तीन जो चीजें हैं, जो ये तीन चीजें हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। ये कह सकते हो क्या आप, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं और उसका विषय वस्तु क्या है, यानी उसका स्कोप क्या है, जिसको क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें यानी कि पार्ट जो फर्स्ट है मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको पता है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें आपको क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, कैसी है, क्या नहीं है, इसके बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारा परंपरावादी यानी कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट मिलेगा और एक दूसरा हमारा मॉडर्न जो व्यू पॉइंट है जिसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंस क्या है, परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में अंतर क्या है, पॉलिटिकल साइंस को लेकर या वैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू इनके अलग अलग क्यों हैं, क्यों ये इनके एक ही टॉपिक को लेकर इनके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो चीज हम यहाँ पर जो है अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता दूं, मैं आपको सबसे पहले जो है वो जो अपना ये परंपरावादी दृष्टिकोण है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्पेशली, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि राजनीति शास्त्र के संबंध में 20वीं शताब्दी तक जो दृष्टिकोण अपनाया गया था उसको हम परंपरावादी दृष्टिकोण कहते हैं। और ये जो परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं, अब लाइन समझ में आई मैं क्या कर रही हूँ, परंपरावादी दृष्टिकोण को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसको ऐसे तरह से बोलते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान, ठीक है, वो क्या करते हैं कि राजनीति शास्त्र को यानी कि पॉलिटिकल साइंस को एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, यानी कि स्वतंत्र जो विषय है उसके रूप में लोग मानते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो संबंध है, हमारा फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ऐसे सब्जेक्टों से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा ये परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं। और ऊपर से जो परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है ये किन चीजों की स्टडी करेगा, किन चीजों का अध्ययन करेगा, तो ये सिर्फ क्या करेगा, औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करेगा, यानी कि फॉर्मल पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी ही स्टडी करेगा और किसी भी चीज की कोई स्टडी नहीं करेगा, किसी भी चीज का कोई अध्ययन नहीं करेगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में परंपरावादी विद्वान ऐसे कह रहे हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिख दोगे कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनके एग्जाम्पल लिख दो, जैसे हॉब्स है, रूसो है, जॉन लीकॉक है, थोड़े से 2-3 नाम अगर आप लिख दोगे तो नंबर आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। वैसे मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आपको जो पेपर है, आप बैठोगे पेपर में एग्जाम में दोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। लेकिन हम इस टॉपिक को ज्यादा जो है लंबा इस टॉपिक को नहीं कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक के बारे में सारा डिटेल में आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगी। अगर किसी को ये जानना है कि मैंने क्या बताया है कि आपको कितने मार्क्स का बीए में 18 मार्क्स का तो आपको पता है, 18 मार्क्स का आपका नंबर आएगा। और मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख सकते हो, ये जो चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको शुरू में ही बता दिया है कि आपको क्वेश्चन पेपर बीए में अटेंड कैसे करना है,
क्योंकि बहुत बार होता है कि हमको नॉलेज बहुत होती है लेकिन हम उस क्वेश्चन को, जो भी नॉलेज है उसको कैसे लिखें, क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मेट होता है। 18 मार्क्स का हमारा बीए में एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें कम से कम मैं बात करूं तो आपको 6 पेज लिखने के लिए कहा जाता है। और जो 18 मार्क्स अपना का क्वेश्चन होता है उसको कैसे बांटा गया होता है, आपके क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया होता है, वो सब भी मैंने डिटेल में बहुत ही अच्छे से टाइम लगा के आपको समझाया हुआ है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर किसी को इंटरेस्ट है, जानना है कि पेपर कैसे बीए में अटेंड करना चाहिए, आपको स्कोर अच्छे लेने हैं, तो वो मेरी वीडियो का आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कवर करवा दिया कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो राजनीति शास्त्र के बारे में क्या कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो परंपरावादी दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अलग है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान है ग्राहम बेल्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजनीति में मानवीय व्यवहार, यानी कि एक्चुअल ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और एक अमेरिकन विद्वान भी हैं आर्थर बेंटले, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है शासन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेसेस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, शासन की प्रक्रिया की प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये उन्होंने पुस्तक लिखी है। और इन दोनों ही विद्वानों ने जो अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में उन्होंने क्या किया है, इनका क्रिटिसिज्म किया है, यानी इनकी आलोचना उन्होंने की है। उन्होंने बोला है कि परंपरावादी दृष्टिकोण जो समर्थक विद्वान है वो काफी हद तक गलत है, उनकी सोच जो पॉलिटिकल साइंस को लेकर जो है वो पूरी तरह से ही गलत है। उन्होंने जो है वो मॉडर्न साइंस में जो दो हमारे विद्वान आए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर दिया है। अब ये क्या कहते हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो एक स्वतंत्र विषय है और इसका किसी और विषय से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान है ये कहते हैं नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस है वो अकेला नहीं है, उसका जो स्टडी करनी है, अगर हमें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करनी है तो हमें और भी कई सारे विषय हैं उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, तभी हम राजनीति शास्त्र को यानी कि पॉलिटिकल साइंस को आराम से समझ सकते हैं। ऐसा इनका कहना था। क्योंकि देखो डिफरेंस तो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन अगर इन दोनों के बारे में ही आपको पता नहीं होगा तो डिफरेंस आपको समझ में ही नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अब आपको इन दोनों का मतलब तो पता चल गया होगा। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और वो है हमारा कि इनके बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस की बात करें तो पहला जो पॉइंट इसमें आएगा वो है आदर्शात्मक। चलिए सबसे पहले बात करती हूँ आदर्शात्मक। तो ये है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो आदर्शात्मक है या कह सकते हैं आदर्शवादी हैं। वो ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान हैं वो क्या है, ये प्रयोगवादी हैं। ठीक है, ये प्रयोगवादी हैं, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो प्रयोगवादी हैं। किसी भी तथ्य पर विश्वास करने से पहले वो उस चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करके ही वो उस चीज पर भरोसा करते हैं। वो किसी भी ऐसे सिद्धांत का निर्माण नहीं करना चाहते हैं जो कि राजनीतिक शास्त्र के दृष्टिकोण को एक सिद्धांत के तौर पर हम किसी के बारे में कैसे दृष्टिकोण जो है वो सोच समझ बना सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें सिद्धांतों से नहीं बल्कि प्रयोग से, काम करने पर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमें किसी भी चीज पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है भविष्य। देखिए, ये जो परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं ये भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये मतलब क्या करते हैं, अब हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं ये जो है ये हमारे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद करके रखा है, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, ये पास्ट और प्रेजेंट से ज्यादा जो अहमियत है वो फ्यूचर को देते हैं। इनको बस ये जानना है कि राज्य भविष्य में कैसा होगा, नागरिकों को कैसे अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा ही लोग सोचते हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो ये विद्वान है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, हमारे वर्तमान जो है, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है ना, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि आज देखो कि आज राज्य में क्या है,
राज्य की स्थिति कैसी है, नागरिकों को कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, कौन से अधिकार हैं, कौन से कर्तव्य उनको दिए गए हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में देखो ना, हम फ्यूचर का तो हमें किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए ये कहते हैं मॉडर्न जो व्यू पॉइंट के समर्थक विद्वान है वो कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रेजेंट के बारे में देखो, अगर कोई कमी है राज्य में, नागरिकों को कोई दिक्कत आ रही है तो उनको सुलझाओ, फ्यूचर का तो हम बाद में भी सोच सकते हैं ना, ये इनका मानना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं। चलिए तो हम अब बात करते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान है ये औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देते हैं। औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं जैसे हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, हमारे कानून है, ये क्या है, ये फॉर्मल चीजें हैं और सिर्फ इन्हीं की स्टडी करने पर ही लोग बल देते हैं। इनका मानना है कि राजनीति शास्त्र को सिर्फ राज्य है, सरकार है और जो कानून है सिर्फ उन्हीं का ही अध्ययन करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। लेकिन ये लोग इससे बिल्कुल ही हटकर बात करते हैं। ये क्या करते हैं, मनुष्य का व्यवहार, ठीक है, ये मनुष्य के व्यवहार जो होता है उसका भी अध्ययन करने को बोलते हैं। और ये अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, ठीक है, कोई हिंदी का शब्द जो शायद किसी को समझ में नहीं आए इसलिए मैं इंग्लिश में भी यूज कर रही हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन नेचर और हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उन सभी के अध्ययन पर ये बल देते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ इनफॉर्मल पॉलिटिकल जो संस्थाएं होती हैं सिर्फ उन्हीं का ही अध्ययन करना चाहिए, जैसे राज्य है, सरकार है, कानून है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान है वो कहते हैं कि अगर हमें राजनीति शास्त्र को समझना है तो हमें मनुष्य के व्यवहार को भी समझना होगा, क्योंकि हमारे इंडिया का देख लो, कहीं की भी राजनीति देख लो, उसको चलाता कौन है, ह्यूमन चलाता है, मनुष्य चलाता है, अपनी सोच, अपनी रणनीति, अपनी चालाकी जिस भी वजह से चलाता है। तो इसलिए अगर हमें राजनीति शास्त्र को समझना है तो हमें मनुष्य का व्यवहार यानी कि ह्यूमन नेचर जो होता है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ में फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कोई भी राजनीतिक संस्था जो किसी भी रूप में हमारी राजनीतिक शास्त्र को प्रभावित करती है ना, हमें उन सभी का भी अध्ययन करना चाहिए, उन सभी की भी स्टडी हमें यहाँ पर करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो वो इंट्रोडक्शन वाले भी हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र, ये क्या करते हैं, राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में देखते हैं। इस बात को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है ना एक स्वतंत्र विषय है, इसका फिलोसफी से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो स्वतंत्र विद्वान हैं, ठीक है, ये आधुनिक दृष्टिकोण के स्वतंत्र विद्वान जो हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी हेडिंग क्या बनाई जा सकती है, तो चौक खत्म हो गया मेरे पास, थोड़ा छोटे छोटे चौक से काम चलाना पड़ रहा है, लेके आऊंगी। चलिए हम बात करते हैं अब क्या है कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र अकेला नहीं है। राजनीति शास्त्र को अगर हमें समझना है तो हमें सोशियोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा, हिस्ट्री का भी सहारा लेना पड़ेगा और फिलोसफी का भी। अब देखो सोशियोलॉजी में क्या होगा, सोशियोलॉजी में हमें सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, सोसाइटी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, हमें ह्यूमन नेचर के बारे में जानकारी हासिल होगी। अब हिस्ट्री की बात करूं, अगर हमें हिस्ट्री किसी भी राज्य का आज हाल क्या है अगर हम उसकी हिस्ट्री में जाकर पता करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा रहेगा, हमको रीजन पता लग जाएगा कि आज राज्य की हालत इसलिए खराब है क्योंकि पहले से कोई ऐसे गड़बड़ी हो गई थी। अब हमें रीजन पता चल गया है कि आज राज्य की हालत खराब क्यों है, तो रीजन पता चल गया है तो अब उसी के अनुसार हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे और सिचुएशन जो आज राज्य की खराब हो रखी है उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हमें
राजनीति शास्त्र को अच्छे से जानना है, किसी भी राज्य को अच्छे से जानना है, तो हमें दूसरे जो विषय होते हैं उनका अध्ययन करना भी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मूल्यों का महत्व। देखो, मूल्यों के महत्व की बात करूं तो परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो राजनीति शास्त्र के मूल्यों जो होते हैं, जो वैल्यूज होती है, उनको बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो उसको मूल्य मुक्त बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह ये कहते हैं कि अगर किसी भी राज्य के बारे में जानना है या राजनीति शास्त्र के बारे में जानना है तो हमें उसके वैल्यूज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि वो राज्य कर क्या रहा है। ठीक है, यानी राज्य ने अभी तक लोगों के लिए कौन कौन से काम किए हैं, क्योंकि मूल्य तो बहुत सारे हैं, हम हर किसी वैल्यू को जो है वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं, किसी भी मूल्य को बिल्कुल भी हम लोग जो है वो इतना अहमियत नहीं देते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के क्या करते हैं कि ये राजनीति शास्त्र के जितने भी वैल्यूज होती है ना उनको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान कहते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है वो मूल्य मुक्त है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। ओह, तभी सोचो कुछ गड़बड़ है, ये भी फोर्थ पॉइंट है और ये भी हमारा फिफ्थ पॉइंट है, क्योंकि इस तरह से 5-5 करके चला हुआ ना, थोड़ा सा मैं फ्लो में चली गई वहां पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है अध्ययन में अंतर। देखो, अध्ययन में अंतर की बात करूं तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट होगा, बस एक्सप्लेनेशन जो होता है थोड़ा सा अलग होगा, यही हेडिंग यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या होता है कि अध्ययन में अंतर में होता है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी तथ्य जो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसका अध्ययन करने के लिए ये क्या करते हैं, दार्शनिक जो दृष्टिकोण होता है उसको अपनाए जाने के पक्ष में है ये वाले। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो राजनीति शास्त्र को वास्तविक रूप में एक विज्ञान का रूप देना चाहते हैं। ठीक है, विज्ञान का रूप देना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर हम राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में लेंगे तभी हम किसी भी चीज का बहुत ही अच्छा और सही निष्पक्ष जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 6 पॉइंट है डिफरेंस के, जो मैंने यहाँ पर आपको टोटली बता दिए हैं। ये सब पॉइंट जो है आपकी बुक में भी है, अगर आपको बुक से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो को आराम से देख सकते हो, क्योंकि बुक में लिखा हुआ कोई समझाता है तो सुन के बहुत अच्छे से हमको जो है वो याद हो जाता है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, अगर मटेरियल अच्छा लग रहा है ना अभी तक एंड तक बने हुए, तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर चाहिएगा। मेरे चैनल पर आपको ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन मिल जाएगी, पॉलिटिकल हो गया, सोशोलॉजी हो गया, +1 +2 से लेकर BA की जितनी भी सोशोलॉजी है, +1 +2 से लेकर जितने पॉलिटिकल साइंस के हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण तो हर कहीं सेम ही होता है, चाहे किसी भी क्लास का ले लो आप। ठीक है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ भी आपको मेरे वीडियो MCQ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के, चीटिंग कह रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मेरी वीडियो पर आराम से मिल जाएगी। अब मैं रीजनिंग भी शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया है कि आप रीजनिंग की वीडियो स्टार्ट करो, तो मैं रीजनिंग भी आपको बहुत ही सिंपल, क्योंकि मैंने कई बार जब मैंने रीजनिंग की थी तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे गई थी, बहुत सारी बुक्स में मिली, हाँ सोल्यूशन लिखे हुए थे, लेकिन मैंने जो सोल्यूशन निकाले वो अलग ही फॉर्मूले से निकले हुए थे और बहुत ही ईजी थे। दूसरों के दिमाग में भी आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वो जो तरीका था अपने आप ही नेचुरल अलग ही तरीके से निकला। तो मैंने सोचा कि मैं उस फॉर्मूले को आपसे शेयर करूंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो मैं रीजनिंग की भी वीडियो अब बनाना शुरू करने वाली हूँ, कल से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी, तो आप वो भी मेरे चैनल पर आपको देख सकते हो। ठीक है, अच्छा लगे सब कुछ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।